आज के इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, जो पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, हमारे पंजाब प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मनोहर कालिया जी, पूर्व मंत्री पंजाब सरकार, उपस्थित सभी अन्य पार्टी के साथ हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, पूर्व में प्रतिनिधि रहे हैं, उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का विषय जैसे आपको मालूम है कि 16 और 17 अप्रैल देश की जो सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में देश की 50% आबादी के साथ जो वहां अन्याय हुआ और जिनकी जिम्मेवारी उस अन्याय करने की है, उस विषय को आपके सामने उजागर करना है। हम जैसा देखते हैं कि देश में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है हर क्षेत्र में, चाहे हमारी महिलाएं विज्ञान क्षेत्र में हो, न्यायालय में हो, टेक्नोलॉजी में हो, कृषि में हो, व्यापार में हो, उद्योग में हो, आर्किटेक्ट हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, अध्यापन हो, खेल हो, पुलिस हो, सब क्षेत्रों में आज महिलाएं काफी आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना रहा है कि महिलाओं को पूर्ण अधिकार, खास करके लोकतंत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको अधिकार मिलना चाहिए। ये बहस बहुत पहले से चल रही है, आज से नहीं चल रही है, लेकिन वर्षों कांग्रेस ने अपने शासन में इस चीज को कभी पूरा करने के लिए किसी न किसी कारण से वो पीछे हटते हैं। और जब कभी भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं ने चीजों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, उस समय भी कोई न कोई अड़चनें आते हैं। इतिहास में जाते हैं तो 1971 से 73 तक जो शुरुआती सबसे पहले हुई इक्वलिटी, ये रिपोर्ट जिसमें महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का ये बहुत प्रमुख रूप से उठाया गया। 1989-83 में एक काम तो हुआ कि पंचायती राज में 33% की भागीदारी ये महिलाओं के लिए सुनिश्चित की गई। उसमें बहुत से प्रदेशों ने भी आगे बढ़कर के कहीं कहीं जो उसको 50% तक भी लेकर के आए। उसी क्रम में ये काम हमारे देश की पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा या फिर प्रदेशों की विधानसभा में जनप्रतिनिधि के नाते से इसको लागू कराया जाए, इसके लिए भी पहला प्रयास 1996 में एचडी देवगौड़ा सरकार के अंदर 11वीं लोकसभा में विकासशील संशोधन विधेयक पेश किया गया, लेकिन इसको बाद में कुछ दलों के विरोध के कारण से इसको संयुक्त समिति लोकसभा के ऑफिस में भेजा गया और बाद में वो सरकार गिर गई और उसके बाद उस पर आगे काम नहीं बढ़ा। 98 से 2003 में आदरणीय वाजपेयी जी के समय में भी 4 बार ये बिल पेश किया गया, लेकिन चारों बार विपक्ष ने बिलों को बहाना उसमें बनाया और इस बिल को पारित नहीं होने दिया। 2010 में यूपीए सरकार के समय भी, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, तब भी 9 मार्च 2010 को बहुत भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में तो बिल पास हुआ, लेकिन लोकसभा में पेश ही नहीं हो पाया क्योंकि 15वीं लोकसभा उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद 2023 में पहली बार जब मोदी जी की सरकार में विषय आया और उस समय नारी शक्ति अधिनियम सितंबर 2023 विशेष सत्र में संसद के जो दोनों सदनों को 128 में संशोधन के बिल के रूप में इसको पेश किया गया और उसको पारित किया गया। लेकिन उसके अंदर जो कमियां थी, उन कमियों को बाद में जब ध्यान आया कि ये चीज पहला जो हमने किया था उसको जल्दी से जल्दी पारित कराएंगे, पारित करा करके उसको 2029 में होने वाले चुनाव के अंदर इसको लागू किया जाएगा। लेकिन 2 चीजें उसके अंदर करनी जरूरी थी जो एक्ट में लिखा गया था, एक तो सेंसस और दूसरा डिलिमिटेशन। सेंसस और डिलिमिटेशन 2029 से पहले हो जाएगा और हम 2029 को लागू कर देंगे।
लेकिन समय के हिसाब से, काल के हिसाब से, क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती हैं, जब ये ध्यान में आया कि ये शायद 2029 तक पूर्ण नहीं कर सकते, तो फिर हमें 2029 को पूरा करना है, तो नया संविधान संशोधन लाया जाए और उसके माध्यम से जो कि पहले अगर विपक्ष ने साथ दिया है तो अभी भी वो साथ देंगे और इसको हमको 2029 में लाने के लिए उसका प्रारूप जो थोड़ा एक दो पंक्तियां बदलनी है, ज्यादा नहीं, उस संशोधन को लाकर उसको पूरा करा सकते हैं। लेकिन अब आकर के विपक्ष ने जिस प्रकार का एक घिनौना खेल खेला और इसमें से ये जो 31वां संशोधन था और इसको उन्होंने और लोकसभा में पास नहीं होने दिया और इसको गिरा दिया। भले ही लोकसभा में हमारा पूर्ण बहुमत तो है, पूर्ण बहुमत से पेश तो हो सकता है, लेकिन संविधान संशोधन को पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी आवश्यक होती है। 2/3 मेजोरिटी हमारी नहीं है। हमें लगा कि महिलाओं के प्रति सबको एक अपना भरोसा प्रकट करना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी को जल्दी से जल्दी लाया जाए, इस विश्वास के साथ आगे बढ़े थे। लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया, न केवल हमारे विश्वास पर बल्कि देश की आधी आबादी 50% महिलाओं के खिलाफ भी जो उनका अविश्वास और जो विश्वासघात का हमला ये किया, ये निंदनीय है। अब इस निंदनीय अपराध का उनको जनता खास करके महिलाएं भूलेगी नहीं और उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। लोकतंत्र में हमेशा जो पार्टियां होती हैं वो चुनाव परिणाम से भुगतती है इसको। चुनाव परिणाम पहले भी विपक्ष के लोग लगातार इतने सालों से लगातार पीछे ही गए हैं, लेकिन अगर इस समय भारत कराते, मोदी जी ने स्वयं कहा था कि ये महिलाओं की भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी एक बड़ा कॉज है, ये कोई पॉलिटिकल इसको एंगल नहीं देना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि इसका श्रेय मोदी जी को मिल जाएगा। उन्होंने वही लोकसभा में कहा कि मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मैं सारा श्रेय आपको देने के लिए तैयार हूं। मैं कहूंगा कि बिना विपक्ष की सहमति के ये संभव नहीं था, तो सारा श्रेय मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। इसी प्रकार का मुझे इसका कोई नहीं चाहिए, श्रेय नहीं चाहिए। साथ में बात भी चेतावनी के रूप में भी कही कि हाँ, यदि आप इसका विरोध करोगे तो फिर इसका लाभ सबको नहीं, केवल मोदी को मिलेगा, केवल भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एक बहुत बड़ी चेतावनी उन्होंने दी, क्योंकि महिलाएं बात को याद करेगी कि जो हमें मौका 2029 में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें 33% के आरक्षण का मिलने वाला था, वो केवल विपक्ष की इस जिद के कारण से वो नहीं मिल पाया है। आखिर एक बहुत बड़ी शक्ति, मातृशक्ति, वो अपने अधिकार से वंचित होते जब देखेगी तो वो अपने आप सोचेगी हमको कहने की जरूरत ही नहीं है। तो जब ये सोचेंगे, निश्चित रूप से उनको आगाह किया कि इसका उनको लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। अगर पास कराते हैं तो फिर एक गैर राजनीतिक मुद्दे की तरह आगे बढ़ेगा और इसके कई चीजों के इन्होंने बड़े घिनौने खेल भी खेले। इस एक्ट की जरूरत से आकर के दक्षिण में एक मुख्यमंत्री ने तो चेन्नई के अंदर वहां इस विधेयक की प्रतियां जलाई और प्रतियां जलाकर के इसका विरोध किया तमिलनाडु में। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। अभी तो पारित नहीं हो रहा है, पारित होने में क्या क्या चीजें आएंगी, उनकी शंकाएं सबको दूर करने के लिए गृह मंत्री जी ने कहा, क्योंकि उनका एक ही विषय था, परिसीमन यदि नई जो जनगणना होगी उसमें यदि आप कराएंगे तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि जनगणना कराते समय आबादी जो देश भर की बढ़ रही है, कंपैरेटिवली ये बात ठीक है कि दक्षिण राज्यों में जनगणना करते समय आबादी कम बढ़ी है। कम बढ़ी तो उनको ये खतरा था कि हमारी सीटें कम ना हो जाए। गृह मंत्री जी विश्वास दिलाया कि हम इसमें एक लाइन जोड़ देते हैं कि प्रोपोर्शनेटली हर प्रदेश को 50% सीटें बढ़ा देंगे। जो प्रोपोर्शन आज है वही प्रोपोर्शन इसके बाद रहेगा, 50% बढ़ेंगे तो सबकी बढ़ेंगी। तो शेयर जो है तमिलनाडु का या दक्षिणी राज्यों का इतना आज है, वो उतना शेयर उसमें भी रहेगा। उन्होंने काउंटिंग एक प्रदेश की कितनी सीटें आज हैं, कितनी बाद में हो जाएंगी, 50% का सामान्य फॉर्मूला सफल लागू होगा और यदि कहीं ऑड नंबर है तो उसमें भी 50% बढ़ाएंगे, उसको पूरा करने के लिए आधी सीट और बढ़ जाएगी। और जितने यूटीज हैं, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनकी भी सीटें ऐसे अकॉर्डिंगली बढ़ाई जाएंगी। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद भी उस पर आए नहीं और आखिर में अड़ गए कि नहीं, आप जो है उसमें पास करवा है कि जब भी जनसंख्या सेंसस हो जाएगा, जब भी डिलिमिटेशन हो जाएगी, उसके बाद कराएंगे। हम चाहते थे कि वो चीज 2029 तक होना संभव लगता नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल में जिस गति से चीजें संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सरकार के हाथ में नहीं है, वो किस गति से आगे बढ़ेगी अपना तरीका है, गति उनकी इतनी नहीं है कि 2029 तक उसको पूरा करा सकें। तो संशोधन इतना ही था कि अगर कोई परिवर्तन होकर के नई जनगणना और नए परिसीमन हो जाएगा तो उससे कराएंगे, नहीं होगा तो वर्तमान में जो 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से कराएंगे। लेकिन 2029 में ये चुनाव महिलाओं के हित में हो जाए, इतना ही कुल मिलाकर उत्साहित होगा। लेकिन कई तरह की घबराहट विपक्षी दलों में थी। उस घबराहट में बड़ी घबराहट उनकी ये है कि अगर डिलिमिटेशन की मेरा हो गया तो हमारी सीटें ना चली जाएंगी, डिलिमिटेशन कराएंगे उस समय बढ़ा के कराएंगे तो कम से कम हमारी सीटें बचेंगी। उन्होंने ये उस समय नहीं सोचा था कि जब लोकल बॉडीज में 33% कराया, तो उस समय तो उनकी सीटें नहीं जा रही थी, पास करना था विधानसभा में, उनकी सीटें बरकरार थी, लागू करना था लोकल बॉडीज में, करा दिया। आज सबको ये लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सीट भी महिला सीट हो जाए। हमारा ये कहना है आपकी हो या किसी और की हो, ये नागरिक महिलाएं हमारी 50% आबादी हमारे देश का प्रमुख हिस्सा है, इससे चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भी डिलिमिटेशन मान लिया गया, तब भी उसके लोग आए नहीं, क्योंकि उनको ये अंदर भय डर ये सता रहा था। मित्रों, इसके कारण से जो 16-17 अप्रैल को हुआ और ये जो संशोधन है ये नहीं होने दिया, इसकी भर्त्सना करने के लिए जनता को बताया जाए और आप लोगों के माध्यम से आप जनता को विषय को बताएं, इतना विषय आपके सामने रखना था। और मैं समझता हूँ क्योंकि महिला शक्ति मातृशक्ति ये प्रमुख भूमिका निभाएगी। हमारे आप देखते हैं स्टेज पर भी मैसेज देने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए हमारी मातृशक्ति ही पंजाब की हमारी प्रमुख बहनें यहाँ बैठी हैं, इनका भी विषय यही है। फिर भी श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी उत्तर प्रदेश से चल के आई हैं और इनको भी सारे विषय का जो राज्यपाल भी रही है, बहुत समय से राजनीति से जुड़ी हुई है। जितना मैंने बताया शायद इससे भी ज्यादा इनको जानकारी होगी, तो मैं निवेदन करूंगा बेबी रानी मौर्य जी को कि आप लोग अपने श्री मुख से आगे कुछ बताएं, इसके बाद डॉक्टर बोले। धन्यवाद भाई साहब। यहाँ उपस्थित जालंधर के सभी मीडिया बंधुओं, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया प्रभारी जोशी जी और मेरे साथ मंच पर बैठी सभी बहनें, इनमें इनके पास कोई ना कोई दायित्व है, कोई महामंत्री है, कोई पार्षद है, कोई प्रदेश उपाध्यक्ष है, कोई पूर्व अध्यक्ष है और हम सब के बहुत ही आदरणीय हैं। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री खट्टर जी ने आपको ये आरक्षण बिल क्या था इसकी पूरी जानकारी दी। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जब ये बिल नारी अभिनंदन बंधन 2023 बिल संसद में पेश हुआ 16 तारीख को और 17 को जब इसकी मत पड़ने थे, तो जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे अन्य जेएम जो भी हो, उन्होंने सबने मिलके, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, विरोध किया, सबने मिलके जो देश की आधी आबादी है महिलाएं, उनके इस अधिनियम को गिरा दिया। ये इतना बड़ा अपमान है महिलाओं का। महिलाएं सब कुछ सह लेती हैं लेकिन अपना अपमान नहीं सहेंगी और इसका आक्रोश इन्हें आगामी चुनावों में भोगना पड़ेगा। महिला महिला होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है। अगर नीयत साफ नहीं होती तो महिलाओं के लिए शौचालय क्यों बनवाते, वो महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना क्यों लेके आते, वो महिलाओं के लिए विद्युत
निःशुल्क विद्युत योजना क्यों लेके आते, वो महिलाओं के लिए आयुष्मान कार्ड क्यों बनवाते? क्या उन्होंने ये सोचा था कि ये हमें वोट देंगी? वो केवल अभी जो हर घर को नल की जो व्यवस्था की है वो महिलाओं के लिए की है, जिससे उनका समय बचे, उन्हें दूर पानी लेने नहीं जाना पड़े। उनको गैस सिलेंडर निःशुल्क इसलिए दिए जाते हैं कि वो अब जंगलों में जाके लकड़ी काट के नहीं लाए, अपने घर पर अपने गैस जलाएं और भोजन बनाएं, जिससे उनकी आंखें भी ठीक रहे और फेफड़े भी ठीक रहे। अनेक ऐसे कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए और इसी के चलते वो ये अधिनियम बंधन बिल लेके आए, केवल क्योंकि उनकी नीयत साफ थी। वो चाहते थे कि आदि आबादी को उनका हक मिले, लेकिन इन पार्टियों ने मिलके उस हक को उनसे छीना है और इस हक को छीनने के कारण जो आगामी जो भी चुनाव होंगे उनमें ये सब महिलाएं उन्हें जवाब देंगी। भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ मीडिया बंधुओं को कि जब पंचायती राज में महिलाएं इतने अच्छे कार्य कर रही हैं, निर्णय ले रही हैं, अगर वो पार्लियामेंट में आ जाती, वो विधानसभा में आ जाती, तो देश की प्रगति और उन्नति में कितनी सहायक होती, कितना हमारा देश आगे बढ़ता है। आज महिलाएं केवल चौके चूल्हे तक सीमित नहीं है, अब वो चौके चूल्हे से बाहर निकल के वो देश की राजनीति करना चाहती हैं, देश के लिए काम करना चाहती हैं, वो व्यापार करना चाहती हैं, वो अपने लिए न सही समाज के लिए अनेक सामाजिक कार्य करती हैं। वो किस लिए भाइयों? कि हमारे जो गरीब तबका है, जो उनके बच्चे हैं वो पढ़े लिखे, महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो, महिलाएं बौद्धिक रूप से सशक्त हो, इसके लिए बहनें आज भी लगातार कार्य कर रही हैं। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी जब इस नारी बंधन अभिनंदन बिल को लेके आए, तो ये एक सोची समझी चाल के कारण, परिवारवादी पार्टियों के कारण, सपा भी परिवारवादी पार्टी है, कांग्रेस भी परिवारवादी पार्टी है, आप भी परिवारवादी पार्टी है, ये सब पार्टियां, और टीएमसी हमारी जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो भी परिवारवादी पार्टी है। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके, सबके विकास के लिए, सबको विश्वास में लेके कार्य करती है। भाइयों, मैं आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ कि मैं खुद ऐसी समाज से आती हूँ, मुझे उत्तराखंड की गवर्नर बना दिया, आज मैं कैबिनेट में मंत्री हूँ, मैं आगरा की महापौर रही हूँ, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही हूँ। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की नीयत अच्छी है, वो सभी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तभी इस बिल को लेके आए थे और इस एक सोची समझी चाल के कारण ये बिल गिरा दिया। भाइयों और बहनों, हम आज आपको बता देते हैं कि ये जब 3 तलाक का बिल आया उसका भी इन्होंने विरोध किया, जब हमने राम मंदिर बनाया उसका भी इन्होंने विरोध किया, जब आयुष्मान भारत बनाया उसका भी इन्होंने विरोध किया, नया संसद भवन बना उसका भी विरोध किया, ये ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया उसका भी विरोध किया। ये खाली विरोध करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने आदि आबादी का विरोध किया और इस विरोध का इन्हें सामना करना पड़ेगा। मैं बहनों से अपील करती हूँ कि ऐसी पार्टियों का आप विरोध करिए, इनको आगामी चुनाव में सबक सिखाइए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये जो आदि आबादी है, जो बहनें हैं, ये आगे बढ़े, ये राजनीति में हिस्सा लेके राजनीति के बड़े पदों पर बैठे। आज हमारी राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, वो देखिए सर्वोच्च पद पर बैठी है, वो किसने बनाया है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो महिलाओं के लिए जो पार्टी इतना कार्य कर रही है, उसकी यही मानना चाहिए कि उनकी नीयत साफ थी और इसीलिए इस बिल को लेके आए थे। अब ये पास इन्होंने नहीं होने दिया, इसकी जैसे घर में भ्रूण हत्या हो जाती है, ऐसी भ्रूण हत्या करने का कार्य इन लोगों ने किया है। मैं आप इस मंच के माध्यम से मैं इन सभी पार्टियों की निंदा करती हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब बहनें अपनी पे आ जाए तो वो फिर किसी की नहीं मानती। अगर उनमें आक्रोश अब बढ़ना ही है, इतना अच्छा बिल आ रहा था,
पिछले एक हफ्ते से महिलाओं में इतना उत्साह था, वो रैली कर रही थी, वो स्कूटी रैली निकाल रही थी, वो सम्मेलन कर रही थी, वो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रही थी कि आप ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं नारी अभिनंदन बिल लाके। तो इसकी इन्होंने एक तरह से भुगत की है, जो जन्म में ही था। अभी अगर ये पास हो जाता तो हमारी 33% जो महिलाएं वो संसद में बैठती और आगामी विधानसभा का जब चुनाव होता तो अपनी अपनी विधानसभाओं में बैठती। भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये इन्होंने अपनी महिला विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी देना कोई उपकार का काम नहीं कर रहे हैं, उनका स्वाभाविक अधिकार है। जिन्होंने ऐसे ऐतिहासिक अवसर में बाधा डाली है, आगे आने वाले चुनाव में महिलाओं के इनको कड़े आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। गृह मंत्री जी ने भी विपक्ष के झूठ को बेनकाब किया है। परिसीमन से किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, वरन उससे फायदा होता। परिसीमन से कुछ सीटें बढ़ती जो महिलाओं के खाते में जाती, ऐसा कार्य ये कर रही है। भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसका अधिकार दिलाने के लिए वह महिला विरोधी ताकतों से दृढ़ता से लड़ेगी। यह ऐतिहासिक अवसर था, लेकिन 2 दिनों में केवल एक विधेयक सदन में नहीं गिरा, बल्कि कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके और आप पार्टी ने मिलकर आधी आबादी को अपनी नजरों से गिरा दिया है। इन दलों ने केवल संवैधानिक संशोधन या परिसीमन से जुड़े विधेयकों का विरोध नहीं किया, बल्कि भारत की करोड़ों माता बहनों बेटियों के साथ एक विश्वासघात किया है। जब भी निर्णय निर्माण में महिलाओं को समान भागीदारी देने की बात आती है तो यह दल राजनीतिक बहाने और बहानेबाजी के कारण उसे आगे नहीं बढ़ने देते और एक दीवार से खड़ी कर देते हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगियों द्वारा महिलाओं को संसद और विधानसभा से दूर रखने की यह साजिश की गई है। 2 दिन की बहस में ये उजागर हो गया कि इनकी मानसिकता अच्छी नहीं है। ये ST SC जो भी महिला हमारी हैं उन्हें संसद में या विधानसभा में नहीं देखना चाहते हैं। ये केवल अपने परिवार की महिलाओं को ही उसमें आगे देखना चाहते हैं, इसीलिए इसका इन्होंने विरोध किया। भाइयों और बहनों, इस अवसर पर मुझे इतना ही कहना था कि आने वाले समय में इनको इसका जो भी नतीजा होगा वो भुगतना पड़ेगा और हर महिला इनके लिए कड़े विरोध के लिए खड़ी रहेगी। इस अवसर पर मुझे यही कहना था। आप सबने हमको सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सब क्वेश्चन सर होंगे। मेरी बेसिक है कि ये जब बिना प्रेजेंटेशन की है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा कि एक साइड में पाइप से रोक कर मेरा नाम दिलीप कुमार है। मेरे से पूछ रहे हैं? अच्छा, अभी आज एक न्यूज़पेपर में भी आया कि ममता बनर्जी ने SIR को छोड़कर अब ये कहना शुरू कर दिया है कि SIR छोड़ो, महिला बिल के ऊपर बातचीत करो। क्या उनकी ऑपोजिशन की मुखराहट तो नहीं नजर आ रही? देखिए, पहली बात तो यह है कि SIR का और महिला आरक्षण का कोई संबंध नहीं है, कोई अलग चीज है। SIR यानी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। जो अवैध मतदाता उनकी वोट लिस्ट में है, उनकी पहचान करना, उनको बाहर करना, ये अलग प्रकार का काम है। वो एक देश के मतदाता की सूची को लेकर के काम किया हुआ है। हमारे देश की सॉवरेनिटी को हिस्सेदार बनने का किसी विदेशी नागरिक का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक मतदाता, जहाँ तक महिला आरक्षण का विषय, महिला आरक्षण अलग विषय है। हमारे पूरे देश की माताओं बहनों की, महिलाओं की भागीदारी बढ़े, वो राजनीतिक तौर पर आगे आए, ये हमारा एक पवित्र उद्देश्य अलग है। इसलिए वो क्या कहती है और लोगों को अपनी राजनीति को चमकाने के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो एक राजनीतिक तौर पर वह खेल खेल रही है।
लेकिन उनका भी कहीं कुछ चलेगा नहीं। बंगाल की जनता, बंगाल की हमारी माताएं बहनें भी सब लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने जो त्रस्त किया बंगाल की जनता को, जिस प्रकार का न्याय वहां लोगों को सहन करना पड़ रहा है, और खास करके जैसे अत्याचार किए जा रहे हैं, उन अत्याचारों का बदला अब जनता लेने के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से चाहे वहां 23 तारीख को, चाहे 29 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं, जनता बंगाल की सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार बैठी है, नई सरकार बनाएगी। एक मिनट आप जरा कंट्रोल करो। Control opposition is alleging that actually nobody stopped BJP from giving more tickets to women in the parliament. But percentage of women who will come BJP is far lower than the opposition party who have opposed this. Lower than Congress, lower than significantly low. The percentage is significantly lower than here. So nobody has stopped BJP. What they have done? That percentage of women MPs in the parliament of BJP is lower than the opposition. But oppose this. Nobody had stopped BJP. This is what opposition is asking. Nobody had stopped BJP from giving more tickets to women MPs. But you gave less tickets, which were in your hand. No, this is not the case. Actually, when the competition is between men and women differently, their parties differently behave differently. But when the seats to be reserved for women, all the parties would be forced to give the tickets to the women only. So 33% must be assured. After 33%, any party is free to give ticket to women. More than that, there is no binding on that. But therefore, you didn't need to go to the parliament or to get a vote from the opposition parties. More tickets to the women MPs. When there is no provision to bind the political parties, how much tickets they should give to the men or how much women, this is not the way to compare it. But there was no bar on BJP. And the parties as well. I have given the answer. Whether you are satisfied or not, whether you are convinced or not, I have given the answer that there is no bar on the parties to give the tickets to women, to give the tickets to anybody else, to any different class of the section, to any person. He can get the ticket from any party. It is not a ban. And there are other objections that this bill was actually the limitation bill was being pushed behind it. And it was revealing more than it was concealing. It was more than. It was concealing more than what it was revealing. What we have to conceal, they should clarify it. They have We have not concealed anything. Everything is open. That 33% of the seats will be given to women and 50% of the present strength in the state, that will be enhanced, 50% of that. So there is no concealing in that, and proportionate representation will be done in all the states. सर मेरा एक सवाल है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 2023 में जो बिल पास हो चुका है वो दोबारा लागू किया जाएगा, बताएंगे क्या? देखिए 2023 में एक चीज को उस बिल में डाला गया था, सूचना था वो, कि अगला जो सेंसस हो जाएगा और जो डिलिमिटेशन हो जाएगा उसके बाद ये बिल लागू होगा। और साथ ही हमने ये भी कहा था कि इसको 2029 से लागू करना चाहते हैं। एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि 2029 से पहले पहले दोनों काम हो जाएंगे, लेकिन जो दोनों का, चाहे वो सेंसस का काम हो, चाहे वो डिलिमिटेशन का काम हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जिम्मे होता है, उन्होंने करना होता है। अब जाके ये लगने लगा कि ये हम 2029 तक शायद दोनों काम ना कर पाए। क्या डिलिमिटेशन और सेंसस जब दोनों काम 29 तक नहीं हो सकते तो उस कंडीशन को हटाने के लिए अगर तब तक हो जाता है तो उस पर कराएंगे, नहीं किसी कारण से होता है तो फिर जो पिछला सेंसस है 2011 का वो भी लागू होगा। केवल इतना संशोधन था और इसी संशोधन को माने नहीं। डिलिमिटेशन का विषय भी आया था कि हम डिलिमिटेशन में संख्या बढ़ाएंगे, वो संख्या तब बढ़ सकती है जब सेंसस हो जाएगा। सेंसस तब तक संभव नहीं, डिलिमिटेशन के बाद होगी नहीं, इसलिए उस क्लॉज को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कि हम इसको 2029 तक, अगर ये नहीं होता तो 2011 किस स्ट्रेंथ पर जनसंख्या पर कराने के लिए उसमें शुरू हो जाएगा।
एक एक करके भाई कहाँ गया? इधर से अरे इधर पूछ ले एक मिनट। भाई, एक आध बार उधर विनीत का पहला आरक्षण बिल जो पहले पास हुआ था, जब सारी सदन में सभी विपक्षी लोग या फिर जो सत्ता में थे उन्होंने जब पास किया था, तब उस बिल को क्यों नहीं ले आया जा रहा है इस बार भी। और आखिर में उन्होंने ये भी किया कि हम महिला आरक्षण चाहे कांग्रेस को या अदर पार्टीज को, उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का हम किसी तरीके से विरोध नहीं कर रहे, हम उन बिल के तहत जो दूसरे दो बिल ले आए जा रहे थे उनका विरोध है। इससे हमें हमेशा ही जो हमें उन्होंने कहा कि हमें किसी तरीके से जानकारी नहीं मिली, इसलिए उसका विरोध है। महिला आरक्षण बिल का कोई विरोध नहीं। यही बात आपने पूछी, मैं पहले उत्तर दे चुका हूँ उसका, कि जो 2023 में पास हुआ था सर्वसम्मति से हुआ था, लेकिन उसका मैं ये था कि हम 2029 तक इसको लाने के लिए तैयार हैं। और 29 में क्योंकि महिलाओं को ज्यादा लेट करेंगे तो पता नहीं 34 में जाए और आगे जाए, 29 तक लाना है तो पिछले बिल के अंतर्गत लाना संभव नहीं था। इसलिए उसमें एक क्लॉज और डाला गया कि अगर कहीं सेंसस या डिलिमिटेशन 29 से पहले हो जाता है तो फिर तो उस एक्ट के हिसाब से होगा ही, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो फिर हमें 2011 के सेंसस पर इसको कराने के लिए एक प्रावधान किया जा रहा है। वो एक संवैधानिक प्रावधान था, इसको ने विरोध किया कि नहीं जो पहले किया वही करो। इसका अर्थ ये कि उनको पता है 2029 तक होगा नहीं, तो 2029 में महिला के इस आरक्षण को नहीं मानेंगे, इसके आगे जाता तो जाए। इसी प्रकार के विरोध पहले करते रहे और टेक्निकल चीजों में फंसा करके और चीजों को डिले करना, ये कांग्रेस हो अथवा विपक्षी दल हो, उन्होंने सहमति बना के लिया। हम उसको चाहते थे कि 2029 में बाउंड हो जाए, इसलिए भाई आप कंट्रोल करो ना। वो एक एक बोले, इधर से अलग बोला, एक से अब वो उधर बोल रही हैं, आप इधर बोल रही हैं। देखिए अगर उधर से कोई विषय आता है, पहली बात तो है कि अब सेशन आएगा 3-4 महीने बाद, 4 महीने उसमें और कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली अगर ये विषय होता है कि हम अगली डिलिमिटेशन जो अब चल रही है इसके तहत ये बिना 2011 पर करवाने के लिए तैयार होते हैं और कोई कंसेंसस बनता है तो अगले उसमें भी आ सकता है, लेकिन कम समय होने के कारण से वो मानेंगे नहीं मानेंगे उनको पर डिपेंड है। अगर इसी प्रकार का उनका रवैया फिर रहा, एक बार गिरा तो फिर दोबारा लाने का कोई अर्थ बचता नहीं। There is already a lot of burden on the taxpayer in the country और parliamentarians already country में बहुत है और इस तरह से डिलिमिटेशन का प्रावधान लाया जा रहा है, उससे taxpayer के ऊपर जो burden है वो increase होगा। और पहले जो गवर्नमेंट की जो प्लान है अवार्ड है उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि एग्जिस्टिंग करप्शन एंड इश्यूज को हैंडल किया जाए, ना कि पहले डिलिमिटेशन के थ्रू पार्लियामेंटेरियन को और भी बढ़ाया। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए हमारे देश का इतिहास अगर आप और जानते हैं तो देश अंग्रेजों को गुलाम था, हम उस समय भी खाना खा रहे थे, रोटी खा रहे थे। आज भी अगर ये आजाद नहीं होते तो फिर भी हमारा जीवन वैसा रहता ही रहता। हमने देश की आजादी ली है तो इस लोकतंत्र को बहाल करने के लिए ली है, संविधान के नाते से हम अपने देश के संचालन को पूर्ण कर सके। और उस लोकतंत्र में जन भागीदारी ये पहला इशू होता है। जन भागीदारी हमने 1959 के पहले इलेक्शन से शुरू किया और इसमें डिलिमिटेशन का प्रावधान किया गया कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हर 20 साल के बाद डिलिमिटेशन होगी। पहले 2005-2006 में डिलिमिटेशन हुआ था और उसको 2026 में कराना चाहिए था। हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, 2011 में हुआ, 2021 में होना था, 21 में कोविड के कारण से संभव हुआ नहीं और वो लेट होते होते अब 5 साल के बाद उसको सेंसस को शुरू किया गया। कुछ लोगों का ये भी मत था कि इसको 2031 में कराना, लेकिन प्रारंभ इसलिए किया गया कि 29 से पहले दोनों चीजें कर ले। जहां तक टैक्सपेयर का और देश के लोकतंत्र में से कोई चीज चुननी हो, हम देश के नागरिकों को देश के लोकतंत्र को चुनना ही पहली प्राथमिकता है। अगर ये जीवन यापन तो हमारा सबका चल रहा है, इसमें केवल एक इसका खर्च आएगा और दुनिया भर के सारे खर्च करते हैं, विकास के काम करते हैं, जगह जगह हमको और सारे लोगों की सहायता वेलकम करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें तो जनता के बजट में से ही जाती है। कल को बहुत विषय आप निकाल लेंगे कि देश के ऊपर टैक्स,
टैक्स देते हैं तो जनता के लिए जनता देती है, ये किसी की सरकारी जेब में या किसी मंत्री के अमले की जेब में नहीं जाता है। ये तो सब देते हैं, सबके ऊपर खर्च होता है। किसी को सामाजिक सेवाओं के माध्यम से होता है, किसी को व्यक्तिगत या पारिवारिक लाभ देने के लिए होता है। वेलफेयर स्टेट को ये सारे काम करने होते हैं। बजट तो हर साल बढ़ेगा, टैक्स भी हर साल बढ़ेगा, और बजट की तो यहाँ तक मैं बताता हूँ, जो स्टेट्स अपने आप को अच्छा संभाल के चलेंगी वहाँ बजट में कहीं किसी को तकलीफ नहीं होती, टैक्सेशन में तकलीफ नहीं होती। और जो अपने आप को संभाल के नहीं चलते वो पछताते ही पछताते हैं। आज मैं सुबह बैठे बैठे एक तुलना कर रहा था, तो मैं हरियाणा का 10 वर्ष चीफ मिनिस्टर रहा हूँ और 5 साल वित्त मंत्री भी रहा, तो वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री रहने के नाते सभी का अध्ययन होता है। मैंने आज पंजाब और हरियाणा की ऐसी तुलना कर ली कि 66 में अलग हुए थे पंजाब हरियाणा, तो पहला बजट पंजाब और हरियाणा का इंडिपेंडेंट 67 में पारित किया था। 67 में हरियाणा के और पंजाब के बजट का तुलना आपको बताता हूँ, अगर पंजाब 100 था तो हरियाणा 40 रुपए का ही बजट कर पाया था। 100 और 40 का अंतर था। आज पंजाब 100 है तो हरियाणा 85 का बजट बना कर रहा है। तो हरियाणा ने अपने आप को सुधार के 85 पर ले आया। काफी अंतर 15% का अंतर है, लेकिन आबादी एरिया सबका अंतर भी है। लेकिन इस चीज को हर एक स्टेट को भी संभालना होता है, कब खर्चे क्या करते हैं, जनता के लिए वेलफेयर क्या करते हैं, विकास क्या करते हैं, फ्रीबीज क्या देते हैं। तो ये सब चीजें आपके उस बजट में, मतलब इस विषय के साथ जुड़ा हुआ विषय नहीं है, लेकिन आपने कहा कि हम टैक्स पेयर को तो और चीजों पर बहुत ध्यान देना होता है। नो काउंटर क्वेश्चन। हाँ बीजेपी ने इतने साल वेट किया, आप कह रहे हैं इसके लिए बहुत देर से संघर्ष चल रहा है। क्या इसके लिए इस बिल को पारित करने के लिए बहुत देर से संघर्ष चल रहा है। बीजेपी ने बहुत देर से इसके लिए तो 2 साल और आप कहते हैं कि सेंसस से पहले बीजेपी पारित करना चाहिए। Why can't the BJP wait for the census results to come in and then the situation will be clear? Why can't मतलब ये 2 साल की वेट क्यों नहीं? नहीं, हम तो चाहते हैं में हो जाए। अगर नहीं करने देंगे तो वो चारा नहीं है, तो फिर वेट तो सबको ही करना पड़ेगा। लेकिन महिलाओं के साथ अन्याय होगा। हमारी महिलाएं 5 साल और इस डेमोक्रेटिक सेटअप में और लेट हो जाएगा। इससे मतलब आप कहते हैं भाई कांट वेट तो आज तक चल ही रहा है, और हर बार ये कांग्रेस और विपक्ष के लोग इसको आगे बढ़ाते रहे। हम तो 4 बार अटल जी के समय भी इसको लेके आए, विपक्ष ने साथ नहीं दिया। मनमोहन सिंह के समय भी एक बार वो भी लेके आए, लेकिन वो अपने राज्यसभा में पास करा सके, लोकसभा में वो नहीं पास करा सके। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बाकी दलों की अड़चन, मानस सबका है, सब चाहते हैं हो, लेकिन अपने अपने सुविधा के हिसाब से, कुछ तो व्यक्तिगत रूप से अपनी सुविधा देख रहे हैं, कुछ दल के हिसाब से सोच रहे हैं। अब एक दल ऐसा भी है समाजवादी पार्टी का, वो कहते हैं इसमें मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण दो, जो संविधान के विरोध में है। संविधान में धर्म के आधार के ऊपर किसी प्रकार का आरक्षण ये वर्जित है। अब वो क्या समझाएंगे? कुछ लोग ओबीसी की बात शुरू कर देते हैं। ओबीसी के लिए आज तक जितने प्रावधान किए गए, सब पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को लेकर के बोलती है। अगर मंडल कमीशन के समय भी इन लोगों ने मंडल जो क्या उसको मंडल 2 बातें चलाई थी, मंडल कमीशन का भी इन्होंने विरोध किया, तो वो तो ओबीसी के लिए था। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां कभी ना कभी देश के समाज को एक रूप में हम आगे बढ़ाएं, इसकी सहमति बहुत जरूरी होती है। वो सहमति भी बनी नहीं, हम लगातार कोशिश करते रहेंगे, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। सर कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हुए थे, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो विरोध कर रही है, क्योंकि वो कांग्रेस के पास मौका था इतिहास बनाने का, वो नहीं बना पाए। अब कांग्रेस पर जो गंभीर आरोप लगाए, उसे लेकर कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है, और दूसरी तरफ कह रही है कि नारी संशोधन बिल जो डिलिमिटेशन को करवाया जा रहा है, और आम आदमी पार्टी के सीएम ने कहा है कि वो इस चीज का स्वागत करते हैं कि 543 सीटों पे डिलिमिटेशन बढ़ाना है। 543 सीटों, हाँ, इसे बढ़ाना क्या? देखिए 545 जो थी ये 1976 में तय हुई थी, और 76 की आबादी और आज 2026 की आबादी कितना अंतर हो गया है। आज कुछ लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां 30 लाख तक भी वोट पहुंच गए हैं। आबादी में 50-50 लाख हो गई है। लोकसभा का एक सांसद, उसकी एक सीमा है, कितने एरिया में घूमेगा, कहाँ जाएगा, छोटी भी है, 5 लाख 6 लाख की भी है। लेकिन ये डिलिमिटेशन होती है, उस समय ही सीटें बढ़ाने का काम, एक आदर्श प्रोपोर्शन तय करने का काम ये इसी में होता है। उसी में से हम लेकर के आए कि हम 850 सीटों की पार्लियामेंट्री लोकसभा इसकी रचना
करने के लिए प्रावधान आया है, जिसमें से 815 राज्यों में होगी और 35 जो है वो यूनियन टेरिटरीज के अंदर होगी। वैसे 850 सीटें की जाए, उससे पहले भी 1976 में बढ़ाई गई, उससे पहले और भी कम थी, जगदीश आजाद तो काफी कम थी, लेकिन उस 550 को बढ़ा करके इसको 850 किया जाए। 550 में भी 543 ही भरी जाती है, 7 का प्रावधान अभी बचा हुआ उसमें से, तो इसको 850 किया जाए। अब उस 850 में डिलिमिटेशन होगी, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन 850 से नीचे कहीं भी 825, 830, 832 कितनी भी लोग हो सकती हैं, संविधान में अपर लिमिट रखी जाती है, तो 850 की लिमिट के लिए इसलिए रखा गया है। सुधीर पांडे जी पंजाब के सर, एक सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर आपने महिला आरक्षण देना था तो 2023 में जब पास करने के बाद नोटिफिकेशन अभी जल्दी में 3 दिन 4 दिन पहले ही क्यों किया? सवाल ऑपोजिशन ये पूछ रहा है कि आपने नोटिफिकेशन लेट क्यों की, 3 साल क्यों लगे? नहीं, लेट का विषय नहीं है, वो 2023 में जो किया गया उसमें जो प्रावधान रखे गए कि नेक्स्ट जो सेंसस होगा और जो डिलिमिटेशन होगी उसके बाद वो इलेक्शन होंगे, ये उसके अंदर उस समय लिख दिया। उस समय शायद सबको ही लगा होगा कि हम इसे जल्दी जल्दी कर देंगे। अब करने के बाद अब ये विषय ध्यान में आया कि उस समय तक हो नहीं सकता, तो एक प्रावधान नया इसलिए जोड़ा कि अगर उस समय तक नहीं भी सेंसस होता तो हम उसको 2011 के सेंसस पर करा लें, अगली बार जब कभी होगा तो अगला आ ही जाएगा उसमें। तो इस बार 2029 में कराने के लिए प्रतिबद्धता दिखाने के लिए इसका एक संविधान का संशोधन किया गया, उसको नहीं माना है, इसका मतलब 2029 में करना संभव नहीं है। केवल हमें तो यही जागरूकता लोगों को लानी है कि महिला शक्ति के इस चुनाव को कम से कम 5 साल तो इन्होंने डबल कर ही दिया, 5 साल से ज्यादा भी उस समय सेंसस और डिलिमिटेशन ये करने देंगे नहीं करने देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर कौन सी सहमति बन गई है? वहां भी तो 10 तरह के झगड़े आज भी ये कर रहे हैं कि मुसलमानों की महिलाओं को दो, ओबीसी को दो, इस वर्ग को दो। अभी तो जातिगत गणना, ये उसको बता रहे हैं कि हमने जातिगत गणना नहीं शुरू किया है। आपकी जानकारी के लिए 3 महीने पहले जनगणना का काम शुरू हो गया, उसमें जातिगत गणना शुरू हो चुकी है। इनकी बात जो बहुत पहले चलती थी, उस समय हमारे यहाँ भी 2 राय थी, आखिर में ये आया कि जातिगत गणना में कोई आपत्ति करने में आपत्ति नहीं है, उसको कराएंगे, वो जातिगत गणना चल रही है। तो विपक्ष के लोग का कौन सा विरोध खड़ा करते हैं? लोकतंत्र में उनको अधिकार भी है, कोई प्रदर्शन करो, कोई मांग रखो, लेकिन जनता को ये समझना है, जनता अगर किसी चीज में चाहती है कि किसी पार्टी का रोल गलत है तो चुनाव आने वाला होता है, उसी में उनको ठीक करना होता, समझा देगा। सर, जिस तरह से हरियाणा में आपने तत्काल प्रभाव से 33% आरक्षण दिया था आपने समय पर, क्या ऐसा देश में संभव नहीं है लोकसभा में बिल पारित करके 543? हरियाणा में केवल लोकल बॉडीज में किया, विधानसभा में नहीं। लोकल बॉडीज में तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट में भी पास हो चुका है, और उस लोकल बॉडी में हमने 50% किया है, बहुत से प्रदेश और भी कर चुके हैं। 33 सबके लिए है, लेकिन 33 से 50 करने का काम प्रदेश का अपना है, करना चाहे ना करना चाहे। हो गया, धन्यवाद। ये बिल पास नहीं हुआ, ये तो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। अब आप ये बताइए, इस बिल पास करने के लिए आप कोई नया क्या तरीका अपनाएंगे जहां दूसरी पार्टी के साथ मिलकर कोई बैठक करेंगे? समस्या हमारे लिए खड़ी नहीं हुई है, समस्या उनके लिए खड़ी हो गई। हम तो वो समस्या जो खड़ी उन्होंने की है, सुनो नहीं, देखिए लोकतंत्र में चुनाव होने ही होने हैं। समस्या ये तो है नहीं कि 29 में चुनाव नहीं होंगे, 29 में चुनाव कैसे हो और उसमें हम मातृशक्ति के अधिकार उनको मिले, इसके लिए हम लालायत भी हैं, प्रतिबद्ध भी हैं, आगे प्रयत्न करते रहेंगे। लेकिन अगर ये नहीं करने दिया है तो ये समस्या और नुकसान तो उनके लिए है। मातृशक्ति जागृत हो चुकी है, इनकी सीटें ठीक है, पार्टियां अपने मतलब से जो देती हैं देंगी। एक बहन ने पूछा भी है कि पार्टियां कम देती हैं ज्यादा देती हैं, लेकिन पार्टियां भी इसमें से आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता खोल सकते हैं। संविधान के तौर पर अगर खुलता तो सबके लिए 33% का महिलाओं का हर राज्य में और लोकसभा में खुल जाता, ये अनिवार्यता हो जाती। उसको तो अनिवार्यता है नहीं है, अब पार्टी अपनी मर्जी से करेंगी नहीं करेंगी, इसलिए हम तो उसके प्रतिबद्ध हैं। उसके लिए उन्होंने प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है, समस्या उनके लिए, हमारे लिए। फटाफट कुछ किया गया, डिलिमिटेशन देंगे, दे विल अपोज बीजेपी विल बी एबल टू नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ मन के चल रहे सी कि वो समर्थन करनगे, थानू की बता विरोध करनगे, लेकिन अचानक विरोध किया है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਂਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬਿੱਲ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਸ ਚ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਂਟ ਬੀ ਐਟ ਲਾਸ ਡਿਫੀਟ। अच्छा वो तो फिर एक कहते हैं कि देखकर नहीं पता सीखा, देखकर नहीं पता सीखा, फिर क्यों तख्तियां बढ़िया चलिए खत्म कर लेते हैं। फिर वो किसको आ गई, सारा कुछ पता होने के बावजूद की आगे कितों आ गए सर सेंसस से डिलिमिटेशन क्यों जोड़े जा रहे हैं इसमें, बिल सीधा क्यों नहीं पास होना जा रहा? नहीं, मैं तो दसिया ना कि बिल पास कराना ते विपक्ष ने साथ देना सी। तो सारा ही कह रहे हैं कि बिल पास होना चाहिए था, लेकिन सेंसस से डिलिमिटेशन ना जोड़े जा रहे हैं। नहीं तो सेंसस भी तो होएगा तो डिलिमिटेशन होएगी ना, विदाउट सेंसस डिलिमिटेशन संभव नहीं है। सेंसस भी अगर हो जाएगा, नवा सेंसस उधर डिलिमिटेशन होगी, तभी तो महिलाओं को ज्यादा सीटें मिलेंगी। 5 साल आगे तो 3 साल या ਅਸੀਂ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, लेकिन 3 साल ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2029 ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, और ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਤਾਂ ਦਰਸਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।